इस खास विश्लेषण में स्वागत है। आज हम भारत के राजनीतिक इतिहास के एक बेहद दिलचस्प और अनोखे सफर पर निकलने वाले हैं। बात हो रही है वीपी सिंह की। एक शाही परिवार में जन्म लेने से लेकर देश के केंद्रीय वित्त मंत्री बनने तक का उनका जो पूरा ग्राफ है, वो पॉलिटिक्स के किसी भी स्टूडेंट के लिए एक लाजवाब केस स्टडी है। इस चर्चा में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि आखिर उनका ये पॉलिटिकल राइज इतना सिस्टमैटिक कैसे था। तो आइए जल्दी से देखते हैं कि आज हमारा रोड मैप क्या होगा। शुरुआत करेंगे उनके प्रारंभिक जीवन और छात्र राजनीति से। उसके बाद हम देखेंगे उनके राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर आने की कहानी, यूपी के मुख्यमंत्री के रूप में उनका कार्यकाल और आखिर में वित्त मंत्री की कुर्सी तक उनके पहुंचने का शानदार सफर। पहला पड़ाव, उनका शुरुआती जीवन और शिक्षा। राजघराने से सीधे यूनिवर्सिटी के कॉरिडोर्स तक। इलाहाबाद में 25 जून 1931 को उनका जन्म हुआ। राजा बहादुर राम गोपाल सिंह के बेटे थे, तो जाहिर है शुरुआत बिल्कुल शाही थी। लेकिन कमाल की बात देखिए, 1947 आते आते बहुत ही छोटी उम्र में वो वाराणसी के उदय प्रताप कॉलेज में छात्र संघ के अध्यक्ष बन गए थे। फिर 1955 में श्रीमती सीता कुमारी जी से उनका विवाह हुआ और बाद में उनके 2 बेटे हुए। उनका ये शुरुआती दौर ही इशारा कर रहा था कि पारिवारिक जिम्मेदारियों के बीच उनके अंदर का लीडर आकार ले रहा था। और हाँ, उनका विजन शुरू से ही काफी क्लियर था। उन्होंने सिर्फ राजनीति का रुख नहीं किया, बल्कि एजुकेशन में भी बहुत ठोस योगदान दिया। इलाहाबाद के कोराओं में गोपाल विद्यालय इंटर कॉलेज की स्थापना इसका जीता जागता सबूत है। इसके साथ ही इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्र संघ के उपाध्यक्ष के तौर पर काम करते हुए उन्होंने अपना बेस ग्राउंड लेवल पर और भी मजबूत कर लिया था। दूसरा हिस्सा, छात्र राजनीति और जमीनी हकीकत से उनका सीधा जुड़ाव। अब इस पॉइंट पर थोड़ा गौर कीजिए। एक राजघराने का वारिस 1957 में एक ऐसा कदम उठाता है जो सबको हैरान कर देता है। वो भूदान आंदोलन में बहुत एक्टिवली जुड़ गए, और सिर्फ जुड़े ही नहीं, उन्होंने इलाहाबाद के पसना गांव में अपना एक बेहद शानदार और वेल मेंटेन्ड खेत दान कर दिया। ये कोई छोटा मोटा पॉलिटिकल स्टंट नहीं था, बल्कि जमीनी स्तर पर सामाजिक बदलाव के लिए उनका एक बहुत बड़ा पर्सनल कमिटमेंट था। तीसरा पड़ाव, राज्य और राष्ट्रीय राजनीति में उनकी एंट्री। यहाँ से उनकी स्पीड बढ़नी शुरू होती है। 60 और 70 के दशक आते आते वो इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क का एक बहुत अहम हिस्सा बनने लगे थे। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सदस्य बने। फिर 1969 से 71 तक इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की एग्जीक्यूटिव बॉडी में रहे और साथ ही उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य भी चुने गए। ये वक्त दिखाता है कि वो किसी एक जगह सीमित नहीं थे। यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर स्टेट असेंबली तक हर लेवल पर उनकी पकड़ बन रही थी। अब जरा इस टेबल और इस टाइमलाइन को ध्यान से देखिए। 1971 में वो पहली बार लोकसभा पहुंचे और संसद में कदम रखते ही उनके एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स को तुरंत नोटिस किया गया। अक्टूबर 1974 में उन्हें वाणिज्य उपमंत्री यानी डेप्टी मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स बनाया गया, और फिर लगभग 2 साल बाद ही उनका प्रमोशन हुआ और वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कॉमर्स बन गए। उनका करियर ग्राफ अब सच में बहुत ही तेज और सिस्टमैटिक रफ्तार पकड़ चुका था। चौथा पड़ाव, यूपी के मुख्यमंत्री के रूप में राज्य का नेतृत्व। 1980 का साल, ये उनके राजनीतिक सफर का शायद सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। जनवरी में वो दोबारा एमपी चुने गए, लेकिन ठीक कुछ महीने बाद ही 9 जून 1980 को उन्होंने सीधे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली, और फिर उसी साल नवंबर आते आते वो यूपी विधान परिषद के सदस्य भी बन गए। जरा सोचिए, नेशनल पॉलिटिक्स से अचानक स्टेट पॉलिटिक्स के बिल्कुल टॉप पर पहुंच जाना, ये उनके लगातार बढ़ते रुतबे का एक बहुत बड़ा प्रूफ है। उनका टाइम मैनेजमेंट और वर्क कैपेसिटी भी बिल्कुल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी। एक तरफ वो जून 1980 से जून 1982 तक यूपी के मुख्यमंत्री के तौर पर पूरे स्टेट को चला रहे थे, और ठीक उसी दौरान जून 1981 से जुलाई 1983 तक वो विधानसभा के सदस्य के रूप में अपनी लेजिस्लेटिव ड्यूटीज भी पूरी तरह निभा रहे थे। एक ही वक्त में एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव जिम्मेदारियों को इतनी आसानी से संभालना बिल्कुल भी आसान नहीं होता। और अब पांचवा और आखिरी पड़ाव, वित्त मंत्री तक का उनका सफर। 1983 और 84 के बीच जो कुछ हुआ उसने सबको एक तरह से हैरान कर दिया। देखिए उन्होंने कितनी तेजी से पावर और जिम्मेदारियां बढ़ाईं। 29 जनवरी 1983 को वो केंद्रीय वाणिज्य मंत्री बनाए गए, और सिर्फ कुछ दिन बाद 15 फरवरी को उन्हें आपूर्ति विभाग यानी सप्लाई डिपार्टमेंट का एडिशनल चार्ज मिल गया। उसी साल जुलाई में वो राज्यसभा पहुंचे, और फिर 1 सितंबर 1984 को उन्हें यूपी कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष चुन लिया गया।
मिनिस्ट्री, पार्लियामेंट और पार्टी लीडरशिप तीनों मोर्चों पर एक साथ आगे बढ़ना साफ बता रहा था कि राष्ट्रीय स्तर पर अब उनकी जरूरत कितनी ज्यादा बढ़ चुकी थी। और फिर आता है ये बेहद खास दिन, 31 दिसंबर 1984। ये वो तारीख है जिसने इस पूरे सिस्टमैटिक सफर को उसके सबसे ऊंचे शिखर पर लाकर खड़ा कर दिया। बिल्कुल सही। इसी दिन उन्हें भारत का केंद्रीय वित्त मंत्री अपॉइंट किया गया। जरा पीछे मुड़कर देखिए, एक छात्र नेता के रूप में शुरू हुआ सफर भूदान आंदोलन की मिट्टी से जुड़कर अलग अलग मंत्रालयों और विधायिका की कड़ी परीक्षाओं को पार करते हुए सरकार के सबसे पावरफुल और इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियोज में से एक पर आकर मुकम्मल हुआ। ये उनके वेल प्लान्ड और अनथक करियर का सबसे शानदार मुकाम था। तो आखिर में ये बड़ा सवाल जरूर उठता है कि महज 3 दशकों में एक स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट इतने परफेक्ट और सिस्टमैटिक तरीके से यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री तक कैसे पहुंच जाता है। ये कहानी सिर्फ एक पॉलिटिकल सक्सेस की नहीं है, बल्कि लगातार मेहनत, सही वक्त पर सही जिम्मेदारी उठाने और ग्रास रूट लेवल से लेकर नेशनल लेवल तक खुद को रेलेवेंट बनाए रखने की एक जबरदस्त मिसाल है। इस गहरे और दिलचस्प सफर में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।